अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पंजाब की तीनों दरियाओं में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और हम देख रहे हैं कि अब तक PDMA ने जो अदाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक 20 लाख अफराद पंजाब के सैलाब से मुतासर हुए हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि भावलपुर में 7 बंद जो हैं वो टूट गए क्योंकि एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला सतलज से जो आया उससे कई एकड़ फसलें जो हैं वो भी ज़ेरे आब आ गई हैं। अब एक नई चीज़ जो आज शाम से हमने देखा, जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बताया भी गया कि भारत ने जो उनके सलाल डैम है उसके गेट्स खोल दिए हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 8 लाख क्यूसेक पानी का एक बड़ा रेला जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर हेड मराला के मकाम पर पहुंच जाएगा। अल्लाह खैर करे कि मज़ीद जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा एग्रवेट ना हो, क्योंकि ऐसा ही कुछ कहना था PDMA के डायरेक्टर जनरल इरफान काटिया साहब का कि ये जो नवा स्पेल है मानसून का, इससे और तबाही मची है। आप सोच सकते हैं कि नीचे पूरा पानी और फिर आसमान से भी पानी बरस रहा हो तो सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में किस हद तक इजाफा हुआ होगा। DGP MA के मुताबिक सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात में ज़्यादा इस मानसून की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बहरहाल जो रिलीफ वर्क है वो भी जारी है और अब सिंध भी जो है वो सुपर फ्लड रिसीव करने के लिए तैयार है और सिंध हुकूमत भी ये कह रही है कि तमाम तर वज़रा को उन्होंने ऑन ग्राउंड कर दिया है। महकमा आबपाशी समेत दीगर जो महकमे हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन पंजाब की जो सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए, क्योंकि याद रहे कि आज रात मुल्तान से गुजरेगा एक बड़ा सैलाबी रेला और ये जो नया हमें बताया जा रहा है कि भारत की जानिब से सलाल डैम की गेट्स ओपन होने के बाद हेड मराला पे जो एक्सपेक्टेड है उससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं मेंबर प्रोविंशियली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहमद इकबाल चौधरी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अहमद इकबाल साहब, पहले तो बताइएगा कि ये जो बदतरीन सैलाबी सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है और जिस तरह से पंजाब मुतासर हुआ, ये जो नए गेट्स ओपन करने का बताया गया है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और इसके लिए आप क्या गेयर अप कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आएगा तो ये चनाब रिवर, लेकिन उसके बाद जो हेड मराला का भी क्योंकि जिक्र है, कादराबाद पे भी प्रेशर आता है, तो ये तमाम तर डिस्ट्रिक्ट जो इसके इर्द गिर्द हैं उनमें मज़ीद मेरे ख्याल से इंतजामात करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल नादिया, ऐसे ही है। इस वक्त मैं तहसील ज़फ़रवाल में, नारोवाल में हम लोग भी इस एंटिसिपेशन में अब दोबारा एक रीसेट करके नए सैलाब की तैयारी कर रहे हैं। दोबारा से अपनी जो रिलीफ कैंप से उनको रैंप अप कर रहे हैं, क्योंकि कल परसों तरसों आई थिंक राइट अप टिल वेंसडे बुध तक जम्मू जो अपर कैचमेंट एरिया है जिससे सैलाबी पानी मुख्तलिफ ये बड़े बड़े नाले हैं, डेक है, बसंतर है, बई है, ये सारे यहाँ का रुख करते हैं। उन्होंने बड़ी तबाही मचाई थी और लास्ट टाइम ये हुआ था 26 तारीख को कि इन सारे नालों में जब मेरे ख्याल में शायद इन नालों की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड आया, कहीं पे 1 लाख क्यूसेक आया, कहीं पे 65,000 क्यूसेक आया। उसी के साथ हमें जैसे आपने पहले कहा कि शदीद बारिश इधर भी हो रही थी, उससे भी मुश्किलात थी। बहुत सारे लोग गाँव बारिश की वजह से ज़ेरे आब आ गए, बहुत सारे मकानों की छतें गिर गई। ट्रिपल वहमी ये हो गई कि उसी के साथ जो थीम डैम है रावी के ऊपर, वहाँ से भी भारत ने जो रेला जो पानी का रिलीज़ किया था वो साइमल्टेनियसली ये सारा कुछ इकट्ठे हमारे ज़िले में ये सारे सैलाब इकट्ठे हो गए और इट वाज द darkest or the worst period in the history of this district that we've ever seen when it comes to नेचुरल डिज़ास्टर्स। अब हम उससे रिकवर कर रहे हैं और और जब पानी उतरता है तो आपको एक ग्रेविटी का एहसास होता है कि उसके बाद जो हार्ड पार्ट है वो पानी उतरने के बाद शुरू होता है। अब जैसे जैसे पानी ये बलाई इलाकों से या अप स्ट्रीम उतर रहा है, वो नीचे जा रहा है, तो वही चैलेंजेस अब नीचे जा रहे हैं। बट यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन के, रिहेबिलिटेशन के, इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेजेस, लॉसेस आर enormous, huge। और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि जो गरीब छोटे काश्तकार हैं, जो उनकी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, ज़मीनें हैं, चंद जानवर हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि बहुत सारी हज़ारों एकड़ अराजी जो है वो उस पर जो इस वक्त धान की या मुंजी की फसल लगी हुई थी, जो ये हमारा तो वैसे एरिया बासमती का है, वो
सारी वाइप आउट हो गई है। जहां जहां से पानी गुजरा है या जहां जहां पानी खड़ा है वो खत्म हो गया है। सही। तो तीसरा क्राइसिस अब हमारे लिए ये हो गया है कि जो अब नया सैलाबी रेला आ रहा है जी। वो उसके नए चैलेंजेस होंगे, क्योंकि बहुत सारे बांध जो हैं वो या पानी के प्रेशर से टूट चुके हुए हैं, जो पहले पिछले सैलाब में टूटे थे, उसकी वजह से नए वाटर चैनल्स बन गए हैं, खासतौर पे उन स्ट्रीम्स में जिनमें कॉन्स्टेंटली पानी आ रहा है, जो ये डेक बई बसंतर हैं। यहाँ पे नालों ने रास्ता बदल लिया है। मेरे हलके में नाले ने एक रास्ता पकड़ लिया है जो आबादी के बिल्कुल साथ से गुजर के जाता है। अच्छा, सो यानी वो कहते हैं ना कि दरिया और पानी जो है वो अपना रास्ता खुद बना रहा होता है, तो ये आप लोगों के लिए यकीनन एक चैलेंज होगा अगर खुदा ना खास्ता दोबारा से ये कैफियत होती है, जैसे कि भारत ने मजीद पानी छोड़ा है और उन्होंने अपने डैम्स के गेट ओपन किए हैं। अब ये जो रिलीफ वर्क है अहमद साहब, ये मुझे फरमाइएगा कि एक तो हुकूमती सतह पर हो रहा है, ज़िला इंतज़ामिया, NDMA, PDMA मिलकर ये काम कर रहे हैं, बट इज़ देयर अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कि जिसके अंदर आपने NGOs को भी शामिल किया? कोई अभी तक सेंट्रलाइज निज़ाम बनाया गया है? क्योंकि मुल्क के दीगर सूबे के लोग मदद करना चाहते हैं अपने तमाम तर उन सैलाब मुतासरीन की, जिनके साथ वाकई ये एक बहुत बड़ी आफत में कहूँगी आई है कि पूरी फसलें तबाह हो गई, घर तबाह हो गए, देहात जो हैं वो सफाई हस्ती से मिट जाएं। सो इज़ देयर अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट एंड अ सिस्टम एस्टैब्लिश येट? Nadia, this happens at multiple levels and tiers. Obviously, there is support from the federal government through NDMA, there is support from the provincial government through PDMA, but eventually everything has to be done, managed locally. ये तो एक होगी ना जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं, बट उसके पैरेलल there is an enormous effort that is being carried out locally in a decentralized manner, because जिले के अंदर जो ऐसे देहात हैं जो अनअफेक्टेड हैं, जहाँ पे उन लोगों के दोस्त रिश्तेदार उन इलाकों में रहते थे, तो इट इज मतलब द स्पिरिट इज द काइंड ऑफ स्पिरिट दैट वी हैव सीन, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ होप कि लोग खुद अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ देहातों में, मुख्तलिफ टोलियों में, एक गांव के 40 जवान जो हैं वो खाना लेके चिंगची रिक्शे पे दूसरे गांव जा रहे हैं, और वो आपस में कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं कि उस मोहल्ले दे दिया तो हम उस मोहल्ले चले जाते हैं। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दैट ऑल थ्रू आउट दिस डे, ऑल थ्रू आउट द लास्ट 4-5 days व्हेन वी हैव बीन सफरिंग। सो बट आई थिंक इसको आप बहुत ज्यादा ओवर सेंट्रलाइज नहीं कर सकते। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फैशन में ही काम होगा, एग्जीक्यूशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया करेगी। और मैं दाद देना चाहता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि हम सबसे पहले हिट हुए थे, और हम आज से नहीं, हम कोई पिछले 15 दिन से इसकी तैयारी में और इसकी जो फ्लड फाइटिंग या जो क्योंकि बांध टूट रहे थे, ये रेले बहुत पहले से आ रहे थे, तो हमें अंदाजा था मोर देन एनी अदर पार्ट ऑफ दिस प्रोविंस के हालात खराब होने वाले हैं, क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जम्मू की पहाड़ियां बिल्कुल मेरे पीछे हैं यहाँ से। सही। बट ये कि अब यहाँ से challenges are multi-pronged. One challenge is कि what पानी का क्या रास्ता इख्तियार करेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं यही पानी जो जम्मू से पंजाब में आया है या जफरवाल में आया है, उसने जम्मू में जिस स्केल पे डिस्ट्रक्शन कॉज की है, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वही पानी, उतना ही पानी यहाँ पे आया है, और यकीनन बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लॉस ऑफ लाइफ उस तरह का नहीं हुआ जो पीछे हुआ है। सो एंड वी होप कि इंशाल्लाह ये अगला स्पेल भी जो है इसमें अल्लाह ताला खैर करे। वी आर फुली प्रिपेयर्ड, रेस्क्यू भी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, इंतजामिया भी है, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी, वी हैवंट मतलब आई हैव बीन विद on the field with the people for the last 2 weeks constantly. नहीं बिल्कुल, ये तो हमें पता है। अहमद, ये भी प्लीज़ मुझे बताइएगा कि देखिए अब ज़ाहिर है इस वक्त तो एक आफत है जिससे निपटा जा रहा है, और जो चैलेंजेस हैं वो आपने बिल्कुल बजा फरमाए, हेल्थ के भी चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं ऐसे, और रिहैब का काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन CM पंजाब ने भी कहा है कि देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स जो इस सैलाब से लर्न करने के हैं, और वो सीख भी रही हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो बदलने की है, जैसे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा। अब आप समझते हैं कि या कुछ को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ, क्योंकि आई क्लियरली रिमेंबर आपने जो पंजाब असेंबली में
स्पीच फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी की थी, उस वक्त वो स्मॉक का सेशन था और उस वक्त आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ का जिक्र किया था। इसी तरह हम ख्वाजा आसिफ साहब को भी देख रहे हैं कि वो अभी भी बहुत सारी चीज़ों की तरफ निशानदही कर रहे हैं, जैसे सड़क का बैठ जाना कि किस तरह से ठेके दिए जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ व्हाट आर द लेसन्स लर्न, और आप क्या समझते हैं कि आप किन चीज़ों के ऊपर प्रेस करेंगे सीएम पंजाब को टू इमीडिएटली स्टार्ट टेकिंग एक्शन ताकि ये क्लाइमेट अडेप्टेशन हो सके? नादिया, इस वक्त ऑन ग्राउंड जो मेरा पिछले 2 हफ्ते का एक्सपीरियंस है, आई थिंक वी नीड टू नाउ स्टार्ट टेकिंग दिस वाटर मैनेजमेंट वेरी वेरी सीरियसली। पहला स्टेप ये कि जो हमारे वाटरवेज हैं, जो हमारे नाले हैं, जो नदियां हैं, उनकी एम्बैंकमेंट्स की फोर्टिफिकेशन, उन पे फ्लड प्रोटेक्शन बंद, क्योंकि जब इंडिया से पानी आता है ना तो उन्होंने अपने बंद इस तरतीब में बनाए हुए हैं कि दे आर प्लेइंग विद द वाटर इन अ वे दैट द वाटर हिट्स पाकिस्तान विद द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इट कैन। और फिर हम यहाँ पर आते हैं तो बिकॉज वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड, इंडिया ने तो बदनीयती के साथ ये सारा काम किया है कि पाकिस्तान में पानी के बम बना के फेंके, तो हमें भी अपनी जो एम्बैंकमेंट्स हैं और अपनी नालों की चैनलाइजेशन करनी होगी। दी अदर थिंग इज दैट देखें, ये प्लेन्स वाले एरिया में डैम नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी झीलें बन सकती हैं, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं विच आर नॉट वेरी they're not very resource intensive in the sense कॉस्टली नहीं है। अब जैसे देहातों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रिचार्जिंग वेल्स, जो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग वेल्स, अगर ये देहातों में मौजूद हों हर जगह, तो अभी जो फसलों में पानी खड़ा हुआ है या देहातों के गिर्द पानी खड़ा हुआ है, हमारे लिए हम उस पानी को एक जहमत की बजाय रहमत बना सकते हैं। एंड आई थिंक ये अगर आप छोटी छोटी लेक्स भी बना लें तो हम वाटर स्टोरेज भी कर सकते हैं, उस पानी को मे बी उसकी वेलोसिटी को भी ब्रेक कर सकते हैं। आई थिंक दीज आर द इमीडिएट स्टेप्स दैट वी नीड टू लुक टुवर्ड्स, बिकॉज अगले साल अगर ये रिपीट होगा तो आई हैव हर्ड, मैं तो खुद अपने हल्के में हूँ, तो यही सुनने में आ रहा है कि ये ट्रेंड अपेरेंटली अगले साल अबेट नहीं होगा, ये और स्ट्रेंथन होगा, तो हमें इमीडिएटली इन चीज़ों पे अपनी तैयारी करनी होगी। और आई थिंक थोड़ा सा हमें प्री मॉनसून जो है प्रेपरेशन, अपने बांध जो हैं उनकी पहले से चेक कर लें, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि कोई काम जो है वो 10, 15, 20 करोड़ में आप उस बंद की मरम्मत कर सकते हैं, आप ना करें तो बंद टूट जाए तो उससे अरबों का नुकसान हो जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी वाइज in terms of how we spend our money, because obviously we are a resource starved country. और वो जो रिस्क जोन्स हैं वो मेरे ख्याल से मार्क करने होंगे ताकि फिर उनसे कम से कम दूर रहा जाए, जैसे आपने फ्लड प्लेन से कहा दूर रहा जाए, और वहीं पर ये तमाम तर जो आप रेजर्वॉयर्स का जिक्र कर रहे हैं वो किया जा सकता है। अहमद, ये मुझे बताइएगा कि कॉम्पनसेशन के हवाले से क्या पंजाब गवर्नमेंट ने सोचा है? बिकॉज जैसे आपने कहा कि फसलें बर्बाद हो गई, लोगों को ज़ाहिर है अपनी वो जगहें छोड़कर इस वक्त तो वो रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं, अल्टीमेटली उनकी रीसेटलमेंट का भी वक्त आएगा, और जो नुकसान उनका हुआ है, मवेशियों का भी नुकसान हुआ है, फसलों का भी हुआ है, उसको कैसे कॉम्पनसेट करेंगे? नादिया, अब जिस स्केल का डिजास्टर था उसके बाद यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अस टू बी, आई मीन वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट rehabilitation / preparation for the next freshet of water. अब इसके पैरेलल ये एक्टिविटी चल रही है कि हमसे गवर्नमेंट ने ये पूरी डिटेल्स मांगी हैं, जो लॉस स्टेटमेंट होती है, डैमेज स्टेटमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें कुछ तो बहुत सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने पहले 2 दिन में कर लिया था। अब अभी सर्वेज इस वक्त चल रहे हैं देहातों में जो लोगों के मकान गिरे, और वो पंजाब गवर्नमेंट ने हमसे डिटेल्स मांगी हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, मशीनरी, रेवेन्यू की वो सारी बड़ी मुतहर्रक है, कम्युनिटी बड़ी मुतहर्रक है। और आखिरी पॉइंट पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि वो जो एक पाकिस्तानी रेजिलियंस की बात की जाती है ना, वो सिर्फ बातों की हद तक महदूद नहीं है। वो एक्चुअली देखा है कि द वर्स्ट हिट एरियाज दैट आई बीन टू, वहाँ मैंने किसी शख्स की चेहरे पे कोई शिकवा नहीं देखा, कोई माथे पे बाल नहीं देखे, किसी की चीखों पुकार नहीं सुनी। लोगों ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ इसका मुकाबला किया, और जो लोग अफेक्ट नहीं हुए उनको भी मैं सलूट पेश करता हूँ, बिकॉज इट टेक्स मोर देन जस्ट
the government to respond to दुरुस्त। such a situation of such gravity. सही कह रहे हैं, बेहद शुक्रिया अहमद इकबाल चौधरी साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो अब ये जो सैलाबी रेले सुपर फ्लड के तौर पर सिंध हुकूमत इनके लिए प्रिपेयर कर रही है, इसके हवाले से बात करेंगे कि किस किस्म की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि अहमद ने ये कहा कि हमें मॉनसून की जो प्री प्रेपरेशन है वो मेरे ख्याल से और मज़ीद करनी होगी अगले साल के लिए। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। सिंध में सुपर फ्लड का खतरा है। वज़ीर आला सिंध ने आबपाशी के महकमे समेत तमाम महकमों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। ऑन ग्राउंड वो खुद भी आज मौजूद थे सक्खर में। इस पर बात करते हैं। इन फोकस है नवाब तैमूर तालपुर साहब, सिंध के सूबाई वज़ीर भी हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। तैमूर, फरमाइएगा कि इस सैलाबी सूरत हाल पंजाब में हमने देखा कि बहुत तबाही आई है और सिंध के पास एटलीस्ट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि टाइम इस मरतबा मिला है फॉर प्रेपरेशंस। तो ऑन ग्राउंड जो प्रेपरेशन की जा रही हैं, जिसकी हिदायत भी मुराद अली शाह साहब ने जो है वो दी थी तमाम तर सूबाई महकमों को, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इन ऑल द प्रेपरेशंस ताकि कम से कम नुकसान हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा। देखिए जी, जो पंजाब में हुआ है इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड, एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ आल्सो डूइंग ऑल दे कुड डू एंड ऑल दे कैन डू। पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये रेडीनेस थी और हम पहले से मॉनिटर कर रहे थे हर चीज़ को, नॉट जस्ट कि हमारे पास पंजाब से ऊपर से कितना पानी आ रहा है, पर इंडिया क्या कर रहा है, वो अपने डैम्स को किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। कभी हमें प्यासा मारने की धमकी देते हैं और कभी हमें डुबाने की धमकी। तो वी हैड एवरीथिंग इन माइंड। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एंड ही इज़ ऑल्सो अंडर 24 आवर सर्वेलेंस अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। चीफ मिनिस्टर सिंध भी जो हैं उन्होंने ही इज़ ऑल्सो ऑन हिज टोज सबको रखा हुआ है, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर ऑल द मिनिस्टर्स हैव बीन असाइंड ड्यूटीज़ अलॉन्ग विद द रिप्रेजेंटेटिव्स जो वहाँ के MPs हैं, जो वहाँ के MNAs हैं और जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। 24/7 के जो हैं सेल्स मेंटेन किए गए हैं। देखिए हम तो वी आर रेडी फॉर द वर्स्ट, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता डिजास्टर दैट कैन कम। पर अभी जो हमारे पास है गुड्डू पे तकरीबन 3,85,000 का आ रहा है अपस्ट्रीम। कोटरी में इट्स 2,64,000, सक्खर इज 3,13,000। तो ये चीज़ें कंट्रोल में हैं, ये चीज़ें कोई ऐसा हमें एट द मोमेंट नहीं, पर जो पीछे से बड़ा रेला आता है उसके आने के बाद क्या हो सकता है, जो आपने मुझसे सवाल किया था कि आवर एम्बार्कमेंट्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वो उसको सस्टेन कर लें। उसके लिए हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पर हमें नज़र आया कि थोड़ी भी वीकनेस है, हमने स्टोन पिचिंग की है, पत्थर पे खाए, ताकि वो एम्बार्कमेंट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं। कहीं से वो कहीं तोड़ ना सके, कोई रैकेज ना कर सके। और खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो वी हैव गॉट 192 rescue boats, we've got more than 200 medical units already there waiting कि खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो वहाँ पर आके और एक्शन लेंगे। उसके अलावा हमने कैंप्स बना दिए हैं, मोर देन 300 कैंप्स जस्ट फॉर लाइफ स्टॉक इन एरियाज में जहाँ पर ये हो सकते हैं। तो वी आर बेसिकली डूइंग एवरीथिंग वी कैन डू। सही। अब 2-3 चीज़ें हैं जिस पे इस वक्त आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब ने भी आज शाम को तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो बैराज है सक्खर बैराज, उसकी तो इन लोगों ने सफाई ही नहीं की है और वहाँ पर इतनी तय की तय जमती चली जा रही हैं, जबकि इनके पास वो तमाम तर वसाइल भी थे, पैसा भी था और टाइम भी था। तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए? नहीं, मेरे ख्याल से एक तो होती है तनकीद बराए तनकीद, मेरे ख्याल से ये टाइम नहीं है। ख़ास तौर पे मैंने देखा है हमारे MQM और हमारी जमायत इस्लामी, ये हर बात पर जो है वो तनकीद और टोक मारते हैं। अगर वो तनकीद और टोक बराए इस्लाह है तो मैं उसको वेलकम करूंगा, पर ये सारी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेशन से हमने करवाई हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट लगा हुआ था अपने काम पे, फिर उसको हमारे मिनिस्टर्स ने वेरीफाई किया और उसके बाद चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी एक एक चीज़ का खुद जायजा लेके और चेयरमैन बिलावल को रिपोर्ट किया। तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ ऐसी बातें हैं जो लोगों को परेशान करेंगी, जो गलत बातें हैं। देयर इज नथिंग सच। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें हुई हमने खुद मॉनिटर की हैं, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि जो बात जमायत के चीफ कह रहे हैं वो सही हो। मैं इस बात से सही। 8 से 11 लाख क्यूसेक्स तक रेला जो है वो एक्सपेक्टेड है, जो NDMA ने कहा है। और मुराद अली शाह साहब ने जो आज विजिट किया तो उन्होंने कहा कि अगर 9 लाख क्यूसेक आया
تو شاہی بند کو خطرہ ہو سکتا ہے، 8 لاکھ آیا تو شینک بند کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے جو کچے کے علاقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ مائی کویسچن از کہ کیونکہ دیکھیں کلائمیٹ چینج ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کے حوالے سے، اور آپ کی جماعت میں زیادہ کہوں گی کہ اس کے حوالے سے اویئرنیس بھی ہے، اس پر کام بھی کیا ہے ڈیورنگ پی ڈی ایم گورنمنٹ آلسو، جب سیلاب آیا تھا وہ تو بہت ہی سندھ پورا ڈوب ہی گیا تھا، تو کیا اس کے بعد کوئی اڈیپٹیشن کی گئی ہے ٹو میٹیگیٹ دیز چیلنجز؟ جو خدشہ ہے ظاہر ہے کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اب کتنا ریلا آئے گا اور کیا ہو سکتا ہے اگلے سال، لیکن کچھ نہ کچھ سٹڈیز ضرور ہوتی ہیں، تو کس طرح سے ہم ان بندوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا رسک زونز میں مزید کوئی بیسنز بنا دیے گئے ہوں؟ دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جو لیسٹ جو ہے نقصان دیتے ہیں انوائرمنٹ کو، پر انفارچونیٹلی جو ہائیسٹ ڈیمیج آ رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے ملک پہ آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے تو لانگ ٹرم چیزیں ہیں جو ہم نے اڈیپٹ کی ہوئی ہیں، جس پہ ہم نے بڑا کام بھی کیا ہے، جس میں فارسٹیشن ہے، جس میں آپ کے مینگروو پلانٹیشنز ہیں انوائرمنٹ اسٹرانگ کرنے کے لیے، اس ہارش ویدر سے بچنے کے لیے، تو وہ سب لانگ ٹرم چیزیں ہیں جس پہ آلریڈی سندھ حکومت کام کر رہی ہے، اینڈ وی ہیو بین certified by international agencies, by the IMF, by different World Bank, who are now ready to, after seeing our work, ready to support us on that, and they are working with us on a few projects. تو یہ تو ساری لانگ ٹرم چیزیں ہیں، پر ابھی کا جو ایشو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس طوفانی ریلے کو محبت سے گزر دینے دیں، اور جہاں پر ایسا کوئی خطرہ ہو، اسپیشلی جیسے آپ نے بات کی کچے کے علاقے بہت ونربل ہیں، وہاں پر ہم نے جا کے اپنی ٹیمز بھیجی ہیں جو لوگوں کو ڈسپلیس کر کے اور ہمارے کیمپس تک لے کے جائیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کیمپس پہ آ گئے، پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں مان، جو اپنے رشتہ داروں کے پاس ایسی جگہوں پہ وہیں پر کچوں میں جو سمجھتے ہیں اوپر ہے وہ وہاں پر بیٹھنا پریفر کرتے ہیں، وہ سیف نہیں سمجھتے وہاں سے نکلنا، پر ہم نے پوری کوشش کی ہمارے ساتھ سب کوآپریٹ کریں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حکومت سندھ نے ان کی خدمت کے لیے نہ رکھی ہو۔ صحیح، تو تیمور لیکن ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے ہیں جہاں پہ جو رسک زونز ہیں، جیسے خدا نہ خواستہ سیلاب آ جاتا ہے تو کتنے اضلاع ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے۔ دیکھیں جی، ٹو گیو یو اے بریف، 16,000 ایسے گاؤں ہیں جو کہ خطرے کے اندر آ سکتے ہیں، ڈینجر زون میں آ رہے ہیں۔ 167 یونین کاؤنسلز to be precise, which comes about 1.65 million people. تو یہ ایک آسان کام نہیں ہے، پر ہم نے ایک یونین کاؤنسل نہیں، پر ایک یونین کاؤنسل کی جو دیہی سطح پہ ہے ہم نے اپنی ٹیمز مقرر کی ہوئی، اور ہر ایک سے رابطے میں ہیں، ہر جگہ پہ ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہمارے نمائندے حاضر ہیں۔ تو یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ پھر رسک زونز میں آتے ہیں، تو کیا ابھی تک سندھ حکومت نے کوئی رسک اسیسمنٹ کی ہوں، مطلب لائک اس پورے سال کے، جہاں پر جو آج مصدق ملک صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں ہر تھوڑے کلومیٹرز کے بعد ایک زون چھوڑنا ہوگا تاکہ سیلابی صورتحال میں بجائے بند توڑ کے کسی کو بچائیں اور کسی کو ڈبوائیں، وہاں پر توڑ دیا جائے تاکہ وہاں پانی جمع بھی ہو جائے جو بعد میں کام بھی آ جائے گا لوگوں کے، کمیونٹیز کے، اور اس طرح سے فصلیں بھی بچائی جا سکیں گی اور شہر اور دیہات بھی بچائے جا سکیں گے۔ بالکل، دیکھیں اگر 8 لاکھ سے 8.5 لاکھ کیوسک تک کا ریلا آتا ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے میکسیمم میرے خیال سے، تو وہاں تک ہمیں ایسے کوئی میجرز اللہ نہ کرے لینے نہیں پڑیں گے، پر ایک پلان ہمارا بن چکا ہے۔ ہمیں اگر کہیں بھی ضرورت پڑی کسی بند کو توڑنے کی تو وہی علاقہ ہوگا، وہی بند ہوگا جہاں پر لیسٹ پاپولیٹڈ ایریا ہو، اور وہ ایریاز ہم نے آلریڈی مارک کر کے ریڈ لائن میں سرکل کر دیے ہیں، جن کو ہم نے میجورٹی وہاں سے ہٹا دیا لوگوں کو۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ ہمیں کچھ ایسا کام کرنا پڑتا ہے، کوئی ایسا رسک لینا پڑتا ہے، تو وہیں پر ہوگا جو آلریڈی ہم نے وہ ریڈ لائن ایریاز کلیئر کر دیے ہیں، جہاں پہ کم سے کم کوئی انسانی نقصان نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ وقت ہوا ہے کا بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو اس وقت جو آبی گزرگاہیں ہیں اس میں جو آبادیاں ہیں اس کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے۔ سب جس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پھر پنجاب اور اب سندھ کا رخ کیا ہے اس سیلاب نے کہ آبی گزرگاہوں کو خالی کرنا ہوگا۔ جو تنقید کی جا رہی ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز پر ہے، اس پر بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ پنجاب میں سیلاب اور اس سیلاب کے نتیجے میں خصوصاً لاہور شہر میں جو کچھ ہوا اس پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے اور سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ جو سبق سیکھے گئے ہیں اس سیلاب سے کیا ان پر عمل درآمد کیا جائے گا یا ان میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مبشر بخاری صاحب،
सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार थे। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मुबशर, वैसे तो पूरे पंजाब में जिस पैमाने का या जिस स्केल पे डेवस्टेशन हुई है, यकीनन उससे वापस जिसे कहते हैं रिहैब करते करते ज़रूर टाइम लगेगा। हैविंग सेड दैट क्योंकि इस वक्त आजकल रूडा का बड़ा जिक्र है और ख़ुसूसन रावी में क्योंकि पानी था नहीं, और रावी में तकरीबन 38-40 साल बाद इतना पानी आया है, शादरा पर अभी प्रेशर नज़र आता है। और मज़ीद इंडिया ने आज सालार गेट्स भी खोले हैं जिससे चनाब रावी सब में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये फरमाइएगा कि ये जो तनकीद की जा रही है कि रावी के फ्रंट पे रूडा की जानिब से जो सोसाइटीज़ बनाई गई, जिनको NOCs दिए गए, उसमें बड़े मसाइल हैं। और वैसे तो अलीम खान साहब की जो सोसाइटी है वही फोकस रही, क्या दीगर जगहों के ऊपर भी इसी तरह आपने देखा कि वो सैलाब की जद में आई हों? जी बहुत शुक्रिया नादिया। बिल्कुल, देखिए जब ये रूडा का मामला चल रहा था उस वक्त भी आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा जो है वो विसल ब्लोइंग हुई थी, मीडिया की जानिब से भी हुई और कुछ एक्टिविस्ट ने भी की। लेकिन फिर आपको ये भी बड़े अच्छे तरीके से याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो थे वो गए वहां पे, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो मैसेज छोड़ा और उसके बाद जो है वो एक बिल भी पास हुआ, अथॉरिटी बनाई गई। यानी उसमें होमवर्क हमने जो किया वो पता नहीं क्या था, मतलब मुझे आज तक समझ नहीं। हाँ, अगर आप बबली सुने तो ये कहा जाता है जी बड़ा शानदार प्लान था, उसमें बहुत बड़ी झील बनानी थी 7 किलोमीटर की, जिससे वाटर स्टोरेज हो जानी थी। लेकिन अभी तक जो रूडा कर रही है उसमें वो चीजें नजर नहीं आ रही। अच्छा। जिसमें वाटर को कंजर्व करने की कोई ऐसी इम्पोर्टेंट स्कीम हो, नक्शे में मौजूद है, लेकिन उससे कम से कम जिस मैग्नीट्यूड का फ्लड आया है, इससे मेरे ख्याल में टेक्निकल लोगों की राय में उससे नहीं निपटा जा सकता। स्कीम्स की आपने बात की, अलीम खान साहब की बात की आपने। अलीम खान साहब ने उस पर बयान दिया, उसको मैंने कल जब चेक किया तो उनके बयान में थोड़ी सी सदाकत ये नजर आई कि वो जमीन जो उन्होंने एक्वायर की, NOC सारे जारी हुए, वो किसी और को हुए थे और फिर इन्होंने उससे ये जमीन खरीदी और उस पर सोसाइटी बना ली। ठीक है। इसके बाद जो है इसके बेतहाशा स्कीम्स जो हैं वो जिसे आप फ्लड प्लेन्स कहते हैं, उसमें NOC जारी किए गए, बहुत सारी स्कीम्स बनी, बहुत सारी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनमें से बहुत सारी सब पानी की जद में आई है, यानी लेक्स बन चुकी हुई है। तो इसका ये सब एक बात की इंडिकेशन करता है कि हम जो है वो पहले तो प्रॉब्लम को फोरकास्ट नहीं करते, हमारे में दूरंदेशी नहीं है। अगर कर ली जाए तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं और फिर वो जो वक्ती फायदे के लिए हम इस तरह के NOC जारी करते हैं और जो नुकसान होता है वो आपके सामने है। लेकिन बुखारी साहब प्लानिंग देखिए, जो प्लानिंग है ना, आप कह रहे हैं कि हम सोचते नहीं, उस प्लान के अंदर सब कुछ मौजूद है। आपने दुरुस्त फरमाया कि उसमें ना सिर्फ बंद बनाए जाने थे, नए बैराज बनाया जाना था, झील बनाई जानी थी, उसके बाद कहीं जाकर ये सिलसिला हाउसिंग सोसाइटीज़ का शुरू होना था। और जाहिर है कि रिस्क असेसमेंट के बाद ही होता है। और अगर लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसका हम जिक्र करें तो उसमें यही था कि इसमें जो फ्लड कमीशन के लोग हैं या फ्लड रिस्क असेसमेंट है वो रूडा ने नहीं कराई। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, इमरान खान साहब के ज़माने में रूडा बनी, लेकिन अब जो हुकूमत है उसने इसे कंटिन्यू किया। तो लगता यह है कि इस हमाम में सब एक से हैं। जी एग्जैक्टली। अच्छा, मैं अर्ज कर दूं कि ये रूडा का जो प्लान था ये बना तो इमरान खान साहब के जमाने में, लेकिन ये जब मियां नवाज शरीफ आए तीसरी दफे 2013 में जी, तो ये रूडा उस वक्त डिस्कस होना शुरू हुआ था। बिल्कुल। और मैं आपको बड़ी क्रेडिबल जराए से ये बताता हूँ कि उस वक्त कुछ बैरूनी ममालिक से इन्वेस्टर्स भी उसमें, जर्मनी से और फ्रांस से, वो उसमें इंटरेस्टेड थे, लेकिन पता नहीं उनके साथ बात क्यों नहीं की गई। और उसके साथ साथ मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ पॉइंट कि
کیا کسی ڈاکیومنٹ میں اس میگنیٹیوڈ کے فلڈ کا ذکر پایا جاتا ہے؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نہیں، جانتے ہوئے بھی کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ہے، اس کے بعد یہ بھی جانتے ہوئے کہ اگر ٹورینشل رینز ہوئی تو اس کے نتیجے میں جو راوی کے اوپر ڈیمز ہیں انڈیا میں، ان میں پانی بھرا جائے گا، ریلیز بھی ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور اسی چیز کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ آپ اس کو فورس نہیں کر پائے، کیونکہ یہ اتنا ٹیکنیکل اور نازک کام ہے کہ اس کے لیے تو آپ کو اگلی کئی صدیوں کی جو ہے وہ اسیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا بھر میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ہر پہلو کو ٹھوک بجا کے پلاننگ کی جاتی ہے. انفارچونیٹلی یہ ہم کسی گورنمنٹ کو اس پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. یہ کوئی بھی ہوتی، دیکھیے میں نے عرض کیا کہ یہ میاں نواز شریف کے دور میں یہ پلان ڈسکس ہوا، عمران خان کے دور میں اس کو کمنس کیا گیا، اور ابھی اس پہ بڑی زور و شور سے کام جاری تھا. اور اس میں یہاں تک کہ لاہور پریس کلب ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو سیکنڈ فیز تھا وہ بھی روڈا میں ہی تھا. بخاری صاحب دیکھیں، ایک چیز جو آپ نے ویڈیو پیغام کا ذکر کیا، اس میں علیم خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کے سمیت، اور یہ ڈاکیومنٹس دیگر صحافیوں نے بھی شیئر کیے، کہ ساری تمام تر سوسائٹیز روڈا کو باقاعدہ اربوں روپیہ دے چکی ہیں تاکہ جو اوریجنل پلان کے اندر، جو ماسٹر پلان میں جو کچھ بنانا تھا، بیراجز تھے، بند تھے، وہ بتایا جاتا ہے کہ ایسی دیوار کنسٹرکٹ ہونی تھی جو کم از کم 6 لاکھ کیوسیک آف واٹر کو وتھسٹینڈ بھی کر سکے. سو روڈا نے کچھ بھی، وہ کہتے ہیں، ان کا الزام یہ ہے کہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. ویسے تو نظر آ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں، لیکن یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ پیسہ جو دیا گیا وہ پھر گیا کہاں، کس کے پاس ہے. جی میں عرض کروں اس پہ نادیہ، روڈا نے وہاں پہ ایک دونوں سائڈ پہ کچھ علاقے میں ایک کنکریٹ وال جو ہے وہ ضرور کھڑی کی ہے، اور یعنی جسے آپ کہتے ہیں فلڈ وال. اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اس فلڈ وال کو وہ بریچ نہیں ہوئی جتنے علاقے میں کھڑی کی ہے، لیکن جو پانی ہے دائیں بائیں سے ارد گرد سے نکلا، اور یا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے بڑی تیزی سے کمپلیٹ کیا جاتا. اس کا بھی اپنی جگہ پہ کچھ لیجسلیشن اور کچھ لٹیگیشن، ان دونوں کے مسائل بھی اپنی جگہ پہ رہے، لیکن اگر وہ ہو جاتی تو شاید یہ صورتحال پیش نہ آتی. اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ یہ سوسائٹیز کو این او سی اس وقت جاری کرنا چاہیے تھا جب تک آپ نے جو ایمبینکمنٹس ہیں ریور راوی کی اس کو اپنے پلان کے تحت سیکیور کر لیا ہوتا. آپ نے یہ بہت اچھی بات کہی ہے بخاری صاحب، اور میں نے روڈا کے ترجمان کو یہ بات کرتے سنا کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا، اس بحث میں نہیں جانا چاہیے، جبکہ اس کی کوئی تک نہیں بنتی. اصل بات آپ نے کہی ہے کہ پہلے آپ نے ایمبینکمنٹس کو مضبوط کرنا ہے اور اس کے بعد این او سیز جاری کرنے ہیں، جیسے دبئی میں ہوا ہے کہ آپ نے ایک پورا آئلینڈ بنایا، سمندر کو ریکلیم کیا، اس کو مضبوط کیا، اور اس کے بعد اس پہ پروجیکٹس لانچ ہوئے، نہ کہ آپ نے وہ جسے کہتے ہیں نا کچے مکانوں، یعنی کچی مٹی میں کہہ دیا کہ بنا لیجئے اور اس کے بعد پھر تو بہنا ہی ہے. مبشر بخاری صاحب، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مبشر بخاری صاحب. بخاری صاحب، آخر میں ایک چیز آپ سے اور جاننا چاہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ، یہ سنا ہے کہ اب تک ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے نہ ان پر کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے، اور جو وہ سمجھتی ہیں کہ درست ہے وہ کر گزرتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب دیکھیں لوگوں کے گھر تو بنے، ان کی سرمایہ کاری تھی، آپ لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتے جنہوں نے گھر بنائے یا بنا رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو برا ضرور کہہ سکتے ہیں جنہوں نے ایسا ماسٹر پلان بنایا، این او سیز کا اجرا کیا وداؤٹ اینی رسک اسیسمنٹس. اب کیا کریں گی مریم نواز صاحبہ، یا پنجاب حکومت کو کیا کرنا ہوگا؟ اگلے سال تو خود کہتے ہیں 22% زیادہ آئے گا شدت. جی نادیہ، اس سال بھی جب مونسون کی انہوں نے کیا، اس میں یہی پریڈکٹ کیا کہ یہ جو ہے اس دفعہ رین فال جو ہے پچھلے سال کی نسبت 40% زیادہ ہوگا. اور اس کے نتیجے میں صرف ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو کمیونیکیشن یا الرٹس جاری کرنے کی صلاحیت تھی وہ بہتر اس لیے تھی کہ کوآرڈینیشن بڑی اچھی ہو رہی تھی.
जो चीज है उसको एडमिट करना चाहिए। लेकिन जो दूसरा पॉइंट आपने कहा कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, वो बात बिल्कुल ठीक है। वो कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वो किसी आपके प्रोग्राम का पीस सुन लें तो उनके जहन में कोई बात आ जाए, या फिर उनके वालिद मोहतरम जो उनको एडवाइस करते हैं उसको वो गौर से सुनती हैं। जहां तक रहा, अभी चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बयान दिया कि जी जिन लोगों ने दरिया के रास्तों में घर बनाए या फसलें उगाई उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिले। ये रूथलेस है, मैं समझता हूँ। चूंकि आपकी तो खुद असेसमेंट ये थी, हुकूमत की तो थी ना, कि ये अब दरिया एक नाला बन चुका है और उसके बाद लोग चलिए किसी ना किसी तरीके से वहां पे खेती बाड़ी करके नेशनल एक्सचेकर में ऐड ही कर रहे थे। और दूसरी बात है कि हाउसिंग सोसाइटी वाला जो सवाल आपने किया, आपने जवाब भी उसका खुद दिया, जो कि बड़ा शानदार है। एक हाउसिंग सोसाइटी बनती है, उसके पास तमाम एनओसीज हैं जो कि उसे जारी किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से। और फिर ये साथ आता है एलडीए अप्रूव्ड या रूडा अप्रूव्ड, ठीक है। तो उसके बाद क्या वजह हो सकती है कि मुझे उस पे ट्रस्ट डेफिसिट रहे, मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करके और लोगों ने करोड़ों रुपए के घर हैं, करोड़ों रुपए के, मतलब बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट जिसे आप घर कहते हैं उस तरह के हैं, तो उस पर कोई नजरसानी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि अब शायद लोगों को भी चाहिए कि वो जो एक दुनिया भर में चलता है इंश्योरेंस पॉलिसी, अपने घरों की भी इंश्योरेंस करवानी चाहिए। उसके लिए भी पंजाब हुकूमत को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि नेचुरली इतना उनके अपने एक्सचेकर में होगा नहीं, फिर इतना रिलीफ पे खर्च होना है, रिहेबिलिटेशन पे खर्च होना है, तो शायद वो कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, बल्कि शायद क्या यकीनन उस लेवल का नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें इस पे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ऐसी कैटास्ट्रोफीज में जो नुकसानात हों उसको पूरा किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर बुखारी साहब फॉर बीइंग ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ जो कि नए सैलाबी रेले सुना है कि आ रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग हैं जिन्होंने आज रात को मुल्तान से गुजरना है और फिर सुपर फ्लड की सूरत में सिंध में दाखिल होना है, अल्लाह ताला सब पर रहम भी करे और कम से कम नुकसानात हों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।